ठीक है। तो प्रीवियस अपने वीडियो में अपन ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रेजोनेंस शो करते हैं उनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बना सकते हैं। हमें ये देखना समझ में आ गया था कि भाई कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है। हमें ये भी समझ में आ गया था कि हम कॉन्जुगेशन का एक और मतलब निकाल सकते हैं। कॉन्जुगेशन का एक मतलब तो ये होता है कि ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो, बट हमने एक कंक्लूजन और निकाला था कि कॉन्जुगेशन का मतलब ये भी मान सकते हैं कि जहाँ से जहाँ तक कॉन्जुगेशन है वहाँ से वहाँ तक जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 रहेगा। ठीक है। हमने हेट्रो एटम कंटेनिंग रिंग में कैसे एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, हेट्रो एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, वो हमने सीख लिया था। ठीक है। अब अपन लोग कहाँ हैं कि अपन आगे बढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाएं। ठीक है। उसको समझने से पहले हमारे पास में ना कुछ एक रूल्स होने चाहिए जो दिमाग में रहने चाहिए हमारे, तभी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को समझ पाएंगे। अब ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो एक्चुअली उस टॉपिक से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। ठीक है। कैसे बनेंगे वो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा जब हम डिस्कस करते रहेंगे तो। ठीक है। तो हम क्या देखने वाले हैं, रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रूल्स फॉर ड्राइंग RS। ध्यान रखना, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूरा नहीं लिखूंगा, RS लिख दूंगा सीधा। ठीक है। समझ जाना RS का मतलब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो पॉइंट को बहुत डिटेल में नहीं लिखूंगा मैं, शॉर्ट में लिखेंगे, समझने पे फोकस करेंगे ज़्यादा। तो पहला जो रूल होता है वो ये होता है कि भाई इसमें एटम्स जो होते हैं ना वो स्टेशनरी रहते हैं, कभी भी एटम्स मूव नहीं करते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि भैया एटम्स डू नॉट मूव, डू नॉट मूव। अब एटम्स डू नॉट मूव, इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है। तो देखो कई बार अगर तुम कोई बुक या मटेरियल सॉल्व कर रहे होगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा वहाँ पे कि जो एटम्स है ना उस मॉलिक्यूल के अंदर वो मूव कर रहे होंगे। वो तुम्हें 4-5 ऑप्शन दे देगा। उन 4 ऑप्शन में क्या करेगा, 2-2 स्ट्रक्चर बना देगा और बोलेगा कि बताओ विच ऑफ दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो उनमें तुमने देखा होगा कि वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर कई बार बना के दे देता है ये, और वो बना देगा कुछ ऐसा H। ठीक है। अब अगर तुमने टॉटोमेरिज्म पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि ये एक्चुअली कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है। क्या है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है, ध्यान रखना, ये रेजोनेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में कभी भी एटम मूव नहीं करते। कौन मूव करता है, हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे या फिर लोन पेयर मूव करेंगे, जिसको मैं आगे लिखवाऊंगा। बट अभी तुम्हें क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि अगर मान लो मैं इस हाइड्रोजन को इस कार्बन से इस ऑक्सीजन पे ले जाऊँ, मतलब फर्स्ट से थर्ड पे ले जाऊँ। देखो ना यहाँ पे यही तो हो रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तुम्हारे पास में। तो जिस हाइड्रोजन को अभी मैं सर्कल करने वाला हूँ ना, ये वाला हाइड्रोजन, वो पहले कहाँ पे था, फर्स्ट एटम पे था, अब थर्ड एटम पे जा चुका है। अब तुम इसको ऐसे मान सकते हो कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है। तो जो हाइड्रोजन एटम है जो पहले क्या नाम से फर्स्ट पे था वो अब थर्ड पे जा चुका है। तो तुम्हारे जो एटम्स है वो मूव कर रहे हैं। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे एटम्स मूव करते हैं उनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बोल सकते, पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है ना। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है ना। वो तुम्हें कई जगहों पे ऐसे बना के दे देते हैं और फिर वो तुमसे पूछते हैं कि बताओ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। ठीक है। तो ध्यान रखना ये एक्चुअली टॉटोमेरिज्म है, ये रेजोनेंस नहीं है। ठीक। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि भाई जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनके अंदर ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर मूव, ओनली लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो कि अभी हमने समझा कि भाई एटम्स जो हैं वो तो मूव कर नहीं रहे थे। तो जैसे मान लो कि मैं इसको ऐसे समझना चाहूँ कि भाई जैसे मान लो ये मेरे पास ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, इस वाले बॉन्ड को ना आगे बढ़ा सकता हूँ और ये वाला बॉन्ड आगे बढ़ेगा तो ये भी आगे बढ़ जाएगा। तो तुम किसको मूव कर रहे हो बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन्स को तो मूव कर रहे हो। ठीक है। तो तुम्हारा जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये बात ध्यान रखना कि या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे या लोन पेयर मूव करेगा। तो ये तो एग्जांपल हमने देख लिया किसका, जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा हम बना सकते हैं जहाँ पे लोन पेयर मूव कर रहे हो। तो जैसे मान लो कि मैं बनाना चाहूँ कुछ इस तरीके से कि मेरे पास यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और इसके आगे मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है। तो मेरे पास ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होते हैं। तो बताओ अगर ये लोन पेयर को मैं आगे मूव कराऊँ तो ये आगे बढ़ सकता है और ये वाले घूम के इस पे आ जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर है दूसरा वो कैसा बनेगा कि देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, ये हम फॉर्मल चार्ज के कंसेप्ट में प्री ऑर्गेनिक में पहले ही सीख चुके हैं। अगर नहीं आपको पता है तो प्लीज़ आप उस सीरीज़ को जो है वो देख लेना एक बार। ठीक है। फिर उसके बाद में ये कैसा बनेगा देख लो,
हमें पता है कि डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। बस कुछ नहीं करना है, देखो बहुत आसान है। तुम जहाँ से जहाँ पे एरो मूव कर रहे हो ना, वहाँ से वहाँ पे बॉन्ड बनाओ। जैसे मान लो तुमने पहले आगे मूव किया तो तुमने इस ऑक्सीजन और इस कार्बन एटम के बीच में क्या किया, डबल बॉन्ड बनाया। फिर तुमने इन दोनों, इस पाई बॉन्ड को तुम मूव कर रहे हो तो तुम क्या करोगे, इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड बना दोगे। तो वही किया है तुमने, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किसको मूव कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग लोन पेयर को मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में या तो लोन पेयर मूव करते हैं या फिर कौन मूव करता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट जो हम समझ सकते हैं वो क्या है कि फॉलो द वैलेंसी रूल। फॉलो द वैलेंसी रूल। तुम्हें हमेशा ना हर एक की वैलेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा तुम्हें कि तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से बोला कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और उसमें उसने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए जिसमें ना वैलेंसी गलत दिखा रखी है। जैसे मान लो नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी बना दी, तो तुम जानते हो कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कभी 5 नहीं हो सकती, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कैसा है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसके पास में क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल है? नहीं। तो इसके पास में नो एम्प्टी या ऐसे लिख सकते हो, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब अगर ये वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है इसके पास में, तो डेफिनेटली 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। फिर ये 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, ये मैंने प्री ऑर्गेनिक में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप उसको देख के फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि नाइट्रोजन जो है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए ये कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, ये कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो मान लो कहीं मैं ऐसा बना के दे दूँ कि जैसे मान लो मैंने तुम्हें दे दिया कि ये नाइट्रोजन है और ये डबल बॉन्ड O है, ये O माइनस है, नाइट्रो ग्रुप लगा रखा है, और एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ लगा देते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और मैंने दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बना के दिया, इसको मैं और ढंग से बना देता हूँ। मान लो मैंने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। तो नाइट्रोमीथेन ऐसा बोलिए, ठीक है। और मैं इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बना के दे दूँ तुम लोगों को कि नाइट्रोजन, और यहाँ पर आ गया मेरे पास क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ भाई दोनों में से क्या इसके अंदर कोई गलती है, ठीक है ना। तो तुम सीधी सी बात कर सकते हो कि भाई यहाँ पर नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ना वो सही नहीं है, मतलब एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि वैलेंसी रूल को तुम फॉलो करो। जैसे सिमिलरली अगर तुम बात करो ऑक्सीजन की, किसके बारे में बात करो, ऑक्सीजन के बारे में बात करो, तो ऑक्सीजन भी एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो इसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है अगर, तो ये कभी भी ना 4 बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो ओनली फॉर्म्स 3 बॉन्ड, ओनली फॉर्म्स मैक्सिमम ऑफ 3 बॉन्ड्स, मैक्सिमम ऑफ 3 बॉन्ड्स। जैसे देखो इसमें आ जाओ, इस एग्जाम्पल में देखो तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन ने नॉर्मल अपने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, बट जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया ना उसमें हमने ऑक्सीजन के 3 ही बॉन्ड बनाए, क्योंकि ऑक्सीजन के केवल और केवल 3 बॉन्ड बन सकते हैं, 4 बॉन्ड नहीं बन सकते। 2 बन सकते हैं और 3 बन सकते हैं, 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है वो नहीं होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है वो एब्सेंट होती है इनके अंदर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि कई बार कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा कि वो तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दे देंगे और फिर पूछेगा कि बताओ करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन से हैं इनमें से। तो अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है कि नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बना दिए या ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड बना दिए, तो उसको तो तुम्हें आंख बंद करके बोल देना है कि भाई ये गलत है, ठीक है। 3 अपन ने ये वाले पॉइंट देख लिए। और हम लोग देख सकते हैं जो 4th पॉइंट है वो क्या है कि द नेट चार्ज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज कंजर्व्ड या सेम लिख लो, सिंपल भाषा में बोलें तो सेम होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर मैं ब्यूटाडाइन दे दूं तुम्हें, ठीक है, मैंने ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर दे दिया, 1,3 ब्यूटाडाइन है ये, ठीक है। अब मैं तुमसे बोलूँ कि भाई इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो सपोज तुमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला बना दिया। ऑल्दो मैंने अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना नहीं सिखाया है, बट स्टिल अगर तुम्हें नहीं भी समझ में आता है तो तुम मान लो एक बार के लिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। बाकी अगला जो अपना लेक्चर है उसमें हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना ही सीखेंगे, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव।
अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, एक बार के लिए मेरे पे भरोसा कर लो कि हाँ ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब बताओ इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है। देखो नेट चार्ज तो 0 आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसमें नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज कैसे निकालते हैं, सारे चार्जेस का समेशन, तो एक +1 है एक -1 है, तो कितना हो जाएगा 0। तो नेट चार्ज दोनों के ऊपर कंजर्व्ड है, मतलब जितना इस पे चार्ज है वही चार्ज इसके ऊपर भी है, ठीक है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमेशा जो चार्जेस होते हैं वो कैसे होने चाहिए, कंजर्व्ड होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग यहीं पर जो है गलती कर देते हैं, ठीक है। और देख लो एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग। देखो कई बार क्या है ना, लोग आगे गलती करते हैं, वो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देते हैं जिसमें अनलाइक चार्जेस है ना जस्ट पड़ोस वाले एटम पे हो, ठीक है। तो मैं समझा देता हूँ अभी इसका क्या मतलब है, पहले इसको लिख लेते हैं कि अनलाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम्स आर नॉट एक्सेप्टेबल या आर नेग्लेक्टेड वाइल ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वाइल ड्राइंग RS, ठीक है। इसका मतलब क्या है वो समझो। देखो बहुत आसान है, जैसे मान लो हम ब्यूटाडाइन ही ले लेते हैं, ठीक है ना, हमने ब्यूटाडाइन ले लिया और इसमें मैं इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बना दूं कि इसको ऐसे रख के और इसको कैसे कर दूं कि यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। मतलब मैंने क्या किया, केवल इस वाले बॉन्ड को मूव किया, दूसरे वाले बॉन्ड को मूव नहीं किया। मतलब ये जो हम पहले क्या कर रहे थे, इसको मूव कर रहे थे और उसके बाद इस वाले को मूव कर रहे थे, तो मैंने क्या किया है, मैंने ये वाला काम नहीं किया, मैंने केवल इसको मूव कर दिया। तो क्या हुआ देखो, अनलाइक चार्जेस एडजेसेंट एटम पे आ गए। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि तुमने केवल एक पाई बॉन्ड को, इस पाई बॉन्ड को हीट्रोलिटिक क्लीवेज करा दिया एक ही बार में, एक ही स्टेप में, ठीक है। तो ऐसा करने से हमें बचना है। हमें क्या करना है, हमेशा जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड है, ये इसके इन्फ्लुएंस में मूव किया इसलिए आगे गया है, तो हमें ये बनाना चाहिए था, ठीक है। तो हम कभी ऐसा नहीं करते कि एडजेसेंट एटम्स के ऊपर हम लोग अनलाइक चार्जेस को लेके आ जाएं, ठीक है। तो ये कुछ एक, ऑल्दो मैं मानता हूँ कि हाँ ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट देखो अगर हम लोग लाइन से चल रहे हैं तो हमें ना समझने में आसानी रहेगी, कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ नया आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारे रेजोनेंस के सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो, आप रेजोनेंस को फॉलो कर रहे हो, तो आप सारे वीडियोज़ देखो, ठीक है ना। अगर आप सारे वीडियोज़ नहीं देखोगे तो आपको कहीं ना यार देखो फिर मतलब हो सकता है कि प्रॉब्लम आए। आप सिंपल एक वीडियो देखते हो और आगे या पीछे की वीडियोज़ नहीं देख पाते हो, तो हो सकता है शायद आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है। बट फिर वही वाली बात है कि क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो आप नीड के हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा ना, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं कुछ एक चीज़ें बता दूँ कि आगे के वीडियोज़ में क्या क्या आने वाला है। देखो एक्चुअली जो रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस कई स्ट्रक्चर्स के अंदर हो सकता है। रेजोनेंस किस में हो सकता है, जैसे अनचार्ज स्पीशीज़ में भी हो सकता है, ठीक है ना, अनचार्ज स्पीशीज़ में। तो अनचार्ज स्पीशीज़ में हमारे पास में रेडिकल्स भी आते हैं, जो फ्री रेडिकल होता है, ये मैंने रेडिकल के टाइम पे बताया था कि रेडिकल्स कैसे होते हैं, अनचार्ज स्पीशीज़ होती हैं, रेडिकल्स न्यूट्रल होती हैं। ध्यान रखना, ये कई लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि रेडिकल चार्ज होता है, नहीं, रेडिकल न्यूट्रल होता है। क्यों होता है वो मैंने बता रखा है रेडिकल के, जब हम रेडिकल के बारे में पढ़ रहे थे। एक तो रेडिकल हो गया और एक हो गया नॉन रेडिकल स्ट्रक्चर्स। देखो मतलब क्या है, जैसे एक मिनट, रेडिकल स्ट्रक्चर से क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कि मैंने कहीं ऐसा रेडिकल बना दिया, ठीक है ना, तो इसमें रेजोनेंस हो सकता है। कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा। नॉन रेडिकल स्ट्रक्चर जैसे मान लो कि बेंजीन है, ठीक है ना, बेंजीन में भी रेजोनेंस हो सकता है। कैसे होगा वो भी मैं अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा रेजोनेंस जो है वो चार्ज स्पीशीज़ में भी हो सकता है, अब चार्ज स्पीशीज़ कौन सी हैं, देखो एक तो तुम्हारे पास हो सकती है कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। कौन हो सकता है, कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन होते हैं वो कौन सी स्पीशीज़ होती है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो भी रेजोनेंस शो कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक कार्बोकेटाइन है, रेजोनेंस शो कर सकता है। सिमिलरली कार्बन आयंस जो होते हैं वो भी रेजोनेंस शो कर सकते हैं। इसी में हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लगा दें तो ये भी रेजोनेंस शो कर सकता है। तो ये ध्यान रखना, रेजोनेंस जो है वो कई स्ट्रक्चर्स के अंदर हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक वीडियो में, जैसे मान लो मैंने एक वीडियो बनाया, तो मैंने अनचार्ज के लिए एक वीडियो बनाया, तो अनचार्ज में पहले मैं रेडिकल वाले को कई सारे एग्जाम्पल लेंगे हम लोग और उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। फिर नॉन रेडिकल स्ट्रक्चर्स लेंगे कुछ एक, उनके एक वीडियो में क्या नाम से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग ऐसे ही सिमिलरली चार्ज के लिए भी करेंगे, कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे तुम्हारी सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर आप इन वीडियोज़ को देख रहे हो तो आप पहली बात तो एक सीक्वेंस में देखो, ठीक है ना, वरना आपको हो सकता है ये ऐसा लगे कि यार ये बहुत ही एब्रप्ट है, ठीक है। क्योंकि देखो यार, मैं आपको रेजोनेंस ना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको रेजोनेंस को आधे घंटे के लेक्चर में कंप्लीट कर दूं, बट मुझे पता है कि आधे घंटे में रेजोनेंस को समझाना कोई मतलब बहुत सही चीज़ नहीं है, ठीक है ना। आपको मैं अगर आधे घंटे में रेजोनेंस समझा दे रहा हूँ तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं क्या कहते हैं जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से डिलीवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कोई नहीं कर सकता, ठीक। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात देखो, ये जो चैनल है इस पर क्या है कि आप अगर कोई हेडिंग देख रहे हो, जैसे मान लो कि आपने हेडिंग देखी थी, पिछला लेक्चर आपने देखा कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। आप जब एक लेक्चर देखोगे ना तो आपको उस लेक्चर में बीच में कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि देखो मेरा लेक्चर जो है ना वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं होता, मेरे को जो स्पॉन्टेनियसली जो दिमाग में आ जाता है मैं वो बता देता हूँ। पिछला आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको हाइब्रिडाइजेशन भी निकालनी मैंने कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में ही बता दी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, आपको लेक्चर देखोगे अगर तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही है। पर अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार मुझे हेल्प मिल रही है इससे, मेरे कुछ कंसेप्ट जो मैं नहीं सीख पाया क्लास में या कहीं पे भी, तो आपको इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है। आप थोड़ा सा भी अप्रिसिएशन दिखाते हो ना, बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे को, ठीक है ना। और मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आता जाऊँगा। कई और चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में हैं, धीरे धीरे हम बहुत अच्छी चीज़ें करेंगे, बस आपको अपना सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड करते रहना है, ठीक है। चलो, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।